हाँ बच्चों, सभी लोग एक बार क्विकली अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, अपना नाम लिख करके। और एक बार मुझे बता दीजिए बच्चों, अगर मेरी आवाज़ साफ क्लियर आ रही हो। स्टूडेंट्स एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए अगर मेरी आवाज़ साफ आ रही हो बच्चों। यस, आई थिंक माय वॉइस इज क्लियर। ठीक है बच्चों, यस क्लियर। ठीक है बच्चों, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था टिश्यू वाला बच्चों, और उसमें एक टॉपिक रह गया है नर्वस टिश्यू। वो टॉपिक बच्चों हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर के साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी पूरा नर्वस टिश्यू के बारे में बात करना है, मतलब पूरे न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम के बारे में बात करना है। तो हम लोग नर्वस टिश्यू वहीं पर कवर कर लेंगे। आज हम लोग एक बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, और लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में बच्चों कई अलग अलग सेक्शंस हैं। उनमें से हम लोग जो पहला सेक्शन है न्यूट्रिशन, वो हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो मैं आपको पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझा देता हूं। लाइफ प्रोसेसेस, स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल इससे 2 सवाल एट एन एवरेज पूछे जाते हैं, है ना। एवरी ईयर एटलीस्ट एट एन एवरेज 2 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, है ना। ये क्लास 10th का चैप्टर है बच्चों, इट इज अ चैप्टर ऑफ क्लास 10th। और इससे मैंने क्या बता दिया बच्चों, 2 से लेकर के 3 क्वेश्चंस इससे एट एन एवरेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे 11th एंट्रेंस में या जामिया के एंट्रेंस टेस्ट में। बच्चों अब इस नाम का मतलब मैं समझाता हूं, बहुत सिंपल है। इसके नाम से ही इसका मतलब निकाल सकते हैं। वो सारे प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में होते हैं, उन सारे प्रोसेसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कह देते हैं। सिंपल सी बात, ऑल दोज प्रोसेसेस व्हिच अकर्स इनटू द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। जैसे जैसे न्यूट्रिशन, जैसे रेस्पिरेशन, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स या हम लोगों के बॉडी में सर्कुलेशन, जैसे एक्सक्रीशन, है ना, जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज आल्सो अ लाइफ प्रोसेस। तो ये सब लाइफ प्रोसेसेस हैं। इस चैप्टर में हम लोग 4 लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक लाइन में सिंपली मैं लिख दूं लाइफ प्रोसेसेस क्या है, कि ऑल दी प्रोसेसेस, है ना, that occurs in the living body, जितने भी प्रोसेसेस लिविंग बॉडी में होते हैं। और एक बात इसके साथ ऐड कर देता हूं बच्चों, एंड दे आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड सस्टेनेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वो जरूरी है बच्चों सस्टेन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए, है ना। एंड आर essential for the survival and sustenance, है ना, sustenance of living organisms, है ना, of living organism। और वो जरूरी है बच्चों जिंदा रहने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऐसे प्रोसेसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेसेस बोल देते हैं। बात क्लियर है, सिंपल सी बात। अच्छा, 4 लाइफ प्रोसेसेस हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सबसे पहला लाइफ प्रोसेस जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं बच्चों, न्यूट्रिशन। दूसरा जो लाइफ प्रोसेस है हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, दैट इज रेस्पिरेशन। जो तीसरा लाइफ प्रोसेस है दैट इज सर्कुलेशन इन केस ऑफ एनिमल्स, या हम लोग उसी को क्या कह देते हैं बच्चों, ट्रांसपोर्ट भी कह देते हैं। तो ट्रांसपोर्ट या एनिमल्स के केस में इसे सर्कुलेशन कह देते हैं। एंड लास्टली एक्सक्रीशन। इन चारों के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में 1 बाय 1 डिस्कस करना है। सबसे पहले बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट फ्रॉम न्यूट्रिशन। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन फ्रॉम न्यूट्रिशन। बहुत ध्यान से इस वर्ड को समझिएगा बच्चों, है ना, बहुत ही केयरफुली सारी बातें इसमें समझने की कोशिश करिएगा। न्यूट्रिशन बच्चों, न्यूट्रिशन
एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसके मदद से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं और उसको बॉडी में यूटिलाइज करते हैं। तो खाने को पाना और बॉडी में इस्तेमाल करना, यूटिलाइज करना इज न्यूट्रिशन। सिंपल सी बात क्या है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इनटू द बॉडी इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। तो दो शब्द में पूरे वर्ड को मैं समझा दूंगा बच्चों, क्या कि ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड, खाने को पाना और बॉडी में इस्तेमाल करना इज न्यूट्रिशन। सो दो वर्ड्स में पूरी बात मैं समझा देता हूं। क्या कह दूं बच्चों? इसको दूसरे कलर से मैं लिख देता हूं। क्या कह दूं बच्चों? ऑब्टेनिंग, है ना, ऑब्टेनिंग and utilizing food is called as nutrition. Obtaining and utilizing food, तो खाने को ऑब्टेन करना और बॉडी में इस्तेमाल करना क्या कहलाता है बच्चों? न्यूट्रिशन कहलाता है। तो ये बात सभी लोग याद रखिएगा कि ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन, है ना। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि खाना हम क्यों खाते हैं? तो ज्यादातर बच्चों का एक सिंपल सा आंसर होता है, सर एनर्जी पाने के लिए। बट लेट मी टेल यू, क्या सिर्फ एनर्जी हमें खाने से मिलती है? खाने से एनर्जी मिलती है, इसमें कोई मनाही नहीं है, मना नहीं है बच्चों। लेकिन क्या सिर्फ एनर्जी मिलती है? नहीं बच्चों, खाना खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें क्या न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं बच्चों? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे फैट्स, जैसे प्रोटीन्स, जैसे मिनरल्स, जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन्स, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स। तो ये पाने के लिए हम लोग खाना खाते हैं। तो एक सिंपल सा सवाल ये है कि व्हाई फूड, क्यों हम लोग खाना खाते हैं, क्यों हम लोग खाने को ऑब्टेन करते हैं? व्हाई डू वी ऑब्टेन फूड? सो सिंपल सी बात क्या हमने बता दी बच्चों, खाना इसलिए खाते हैं टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। हम लोग खाना इसलिए खाते हैं ताकि उससे न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करें, है ना। कौन से न्यूट्रिएंट्स बच्चों? जैसे न्यूट्रिएंट्स के बारे में अगर बात किया जाए तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें खाने से मिलते हैं। और क्या कह सकते हैं बच्चों? और हम लोग कह देते हैं जैसे फैट्स हैं जो हमें खाने से मिलते हैं। और क्या बच्चों? प्रोटीन्स हैं, ये भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें खाने से मिलते हैं। और क्या है बच्चों? मिनरल्स एंड विटामिन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये सारे बच्चों न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें खाने से मिलते हैं। सो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने के लिए हम लोग खाना खाते हैं बच्चों, न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने के लिए हम लोग खाना खाते हैं। अच्छा, क्या सिर्फ न्यूट्रिएंट्स के लिए? नहीं बच्चों, न्यूट्रिएंट्स के अलावा खाने से हमें वाटर भी मिलता है। व्हाट काइंड ऑफ वाटर इज दिस? दिस इज मेटाबॉलिक वाटर। हमें मेटाबॉलिक वाटर भी मिलता है खाना खाने से। एक और चीज बच्चों, एक और चीज, एंड दैट इज रफेज। रफेज भी हमें मिलता है बच्चों। रफेज हम लोग कहते हैं या फाइबर्स कहते हैं, तो हमें फाइबर्स भी मिलता है बच्चों खाना खाने से। तो व्हाई डू वी ऑब्टेन फूड या व्हाई डू वी ईट फूड? खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, खाने से हमें वाटर मिलता है, खाने से हमें रफेज मिलता है, और ये सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल होता है स्टूडेंट्स। आई होप ये बात सभी लोग समझ गए बच्चों। ये बात अगर सभी को क्लियर है स्टूडेंट, तो और आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं कैसे खाने को खाते हैं या पाते हैं, लेकिन कैसे, हाउ। सो वहीं पर हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। द नेक्स्ट टॉपिक इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब तरीका क्या है, किस तरीके से हम लोग खाने को पाते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट मोड्स, वन ऑफ देम इज ऑटोट्रॉफिक। ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, आप लोग जानते हैं ऑटोट्रॉफिक, लेकिन एक बार हम लोगों को बात जरूर करना है, ऑटोट्रॉफिक मोड, एंड द अदर वन इज हेटेरोट्रॉफिक मोड। हेटेरोट्रॉफिक मोड बच्चों, ऑटोट्रॉफिक में हम लोग क्या कह देंगे, ऐसा खाने को पाने का तरीका जहां पर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद सिंथेसाइज करता है। तो यहां सिंपली मैं लिख देता हूं बच्चों, ऑटोट्रॉफिक में क्या कह दिया जाए कि ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइजेस इट्स ओन फूड, सिंथेसाइजेस इट्स ओन फूड, अपने खाने को खुद सिंथेसाइज करता है, उसे क्या कह दिया जाता है बच्चों, ऑटोट्रॉफिक मोड। और दूसरी तरफ हम लोग क्या कह देते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड। इसमें क्या कह दिया जाता है, ऐसा न्यूट्रिशन जहां पर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को ऑब्टेन करता है, तो हेटेरोट्रॉफिक मोड उसे कह देते हैं। यहां क्या कह दिया जाए बच्चों, ऑर्गेनिजम्स
obtain their food from other organisms, ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है, उसे क्या कह दिया जाता है बच्चों? हेटेरोट्रॉफिक मोड। तो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, इट इज ऑटोट्रॉफिक। ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने खाने को ऑब्टेन करता है, हेटेरोट्रॉफिक। अच्छा बच्चों, जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फर्दर हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा बच्चों? एक कीमो ऑटोट्रॉफिक, इसका मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को यूज करके खाना बनाते हैं, है ना बच्चों? तो कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड का मतलब क्या बच्चों? कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे आयरन है, जैसे नाइट्रोजन है, इसका क्या किया जाता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। और इसके ऑक्सीडेशन से क्या निकलता है बच्चों? एनर्जी। और इस एनर्जी को वो लोग यूज करते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ देयर फूड, अपने खाने को सिंथेसाइज करने के लिए उस एनर्जी को यूज करते हैं। सो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक, बट यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है बच्चों? केमिकल है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स है, उसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। और इसका कुछ एग्जांपल आपने सुना होगा बच्चों, जैसे नाइट्रोबैसिलस है, नाइट्रोसोमोनास है, कुछ नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया हैं बच्चों। तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये सब नाम में नाइट्रो क्यों आ रहा है? क्योंकि नाइट्रोजन का वो ऑक्सीडेशन करके उससे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो याद रखना है बच्चों, यहां पर एक दो एग्जांपल्स मैं लिख सकता हूं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोसोमोनास, फॉर एग्जांपल नाइट्रोबैक्टर, ये कुछ एग्जांपल्स हमने लिख दिए बच्चों, किसके? कीमो ऑटोट्रॉफिक के। अच्छा, इसमें अगर कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ लीजिए बच्चों, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं कि why can't they be just use the energy obtained by oxidation of inorganic chemicals? Why are they synthesizing food? क्योंकि इनऑर्गेनिक, भाई खाने को सिंथेसाइज करने के लिए बॉडी में एनर्जी चाहिए। बस इनऑर्गेनिक क्या मतलब? नाइट्रोजन से उनका पूरा खाना बन जाएगा, है ना? बेसिकली खाना ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज ऑब्टेन कर लिया वही खाना है ना? दे हैव टू सिंथेसाइज स्पेसिफिक काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और मॉलिक्यूल्स। उनके सिंथेसिस के लिए बॉन्ड्स बनने हैं, बॉन्ड्स बनाने के लिए नहीं एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी का सोर्स क्या है? उस एनर्जी का सोर्स इनऑर्गेनिक केमिकल्स के ऑक्सीडेशन से निकली हुई एनर्जी। एनीवन एल्स? ऑक्सीडाइजिंग, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, बिल्कुल सही बात है, ये सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया भी कीमो ऑटोट्रॉफिक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर कीमो ऑटोट्रॉफिक के बारे में आप बात समझ गए हैं तो अब दूसरा वाला है फोटो ऑटोट्रॉफिक। बच्चों, फोटो ऑटोट्रॉफिक में नाम, ये जो शब्द फोटो है उसका मतलब आप समझ गए होंगे। ये वो वाली फोटो मत समझिए, फोटोग्राफ। दिस टर्म मींस लाइट, है ना? तो बच्चों, फोटो शब्द का मतलब हम लोग इमेज या फोटोग्राफ समझते हैं, है ना? उसको भी इसलिए फोटोग्राफ कहते हैं क्योंकि लाइट के मदद से वो ग्राफ या वो इमेज बनती है। तो फोटो शब्द का मतलब होता है लाइट। तो जब ऑर्गेनिज्म लाइट के मदद से अपना खाना सिंथेसाइज करे तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को या उस टाइप के न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने को फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड कहते हैं। तो यहां पर सिंपली हम लोग ये बात कहते हैं कि लाइट एनर्जी के मदद से ऑर्गेनिज्म अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं, और जिस प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं उस प्रोसेस को, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो एक नया टॉपिक, बहुत बढ़िया टॉपिक हमें मिला है बच्चों, जिसके बारे में आप बहुत डिटेल में अपना पूरा ये लेक्चर इसी टॉपिक के डिस्कशन में जाने वाले हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस के बारे में। बच्चों, यहां तक हम कैसे पहुंचे आप सब लोग जानते हैं ना, कि क्या क्या बातें हमने करी। हमने ये बताया कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है, एक ऐसा चैप्टर है क्लास 10th का जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में होने वाले प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं। 4 मेन प्रोसेसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में। न्यूट्रिशन, उसके अलावा रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। उसमें से पहला वाला जो टॉपिक है, पहला वाला जो लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन लिया। क्या है न्यूट्रिशन? खाने को पाना और बॉडी में इस्तेमाल करना। दूसरा सवाल ये उठा, खाना क्यों पाएं? क्योंकि खाने से हमें मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स, खाने से हमें मिलता है वाटर, खाने से मिलता है हमें रफेज। अब सवाल फिर ये उठा, खाना कैसे पाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो खाने को पाने के 2 मेन तरीके हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक में ऑर्गेनिज्म दूसरे से अपने खाने को ऑब्टेन करते हैं।
ऑटोट्रॉफिक फर्दर दो टाइप का है, अपना खाना खुद बनाना लेकिन केमिकल एनर्जी के मदद से बनाना, कीमो ऑटोट्रॉफिक खाना खुद बनाना लाइट एनर्जी के मदद से बनाना, फोटो ऑटोट्रॉफिक। और फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड से जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक इज द नेम ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस। ठीक है बच्चों, ये बात अगर सभी को क्लियर हो गई तो अब हम लोग बच्चों इस प्रोसेस के बारे में बहुत डिटेल में बात करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक सवाल यहां से यूजुअली पक्का होता है बच्चों, बहुत ही केयरफुली इसको समझने की कोशिश करिएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सुनिएगा बच्चों। पहले पॉइंट में हम इसको डिफाइन कर देते हैं, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। इट इज अ प्रोसेस by which green plants synthesize their food in the presence of sunlight। बच्चों यहां पर सनलाइट मैंने बोला है, बट क्या सनलाइट के अलावा किसी और लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा? होगा बच्चों, सनलाइट के अलावा किसी और लाइट में भी फोटोसिंथेसिस होगा। उसके लिए एक कंडीशन है, वो लाइट विजिबल रेंज की होनी चाहिए, 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर की होनी चाहिए, व्हाइट लाइट होनी चाहिए। सन से आने वाली जो विजिबल लाइट है वो व्हाइट लाइट ही बच्चों। तो क्या सनलाइट के अलावा किसी CFL में या LED लाइट में या बल्ब के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हो सकता है? यस बच्चों, अगर वहां से विजिबल लाइट निकल रही है तो हो सकता है उससे फोटोसिंथेसिस। तो अभी फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन में वैसे मैंने तो बोल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बट आप लाइट भी बोल सकते हैं या विजिबल लाइट बोल सकते हैं। तो क्या है फोटोसिंथेसिस? इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ विजिबल लाइट कह दें या सनलाइट कह दें, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड वाटर। तो ये बात हम यहां पर कह देते हैं बच्चों, क्या कह दिया जाए? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है इन विच ग्रीन प्लांट्स, याद रखिएगा बच्चों, ग्रीन प्लांट्स मेनली बोला जाता है। क्या प्लांट्स के अलावा और भी ऑर्गेनिजम्स है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं? हाँ बच्चों, और भी ऑर्गेनिजम्स है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनका अलग से नाम लिखूंगा, बट जनरल डेफिनेशन में ग्रीन प्लांट्स कहते हैं। इन विच ग्रीन प्लांट्स synthesize their food in the presence of किसके प्रेजेंस में बच्चों? सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट कह दें या मैंने आपको बोल ही दिया विजिबल लाइट, सभी के बारे में भी डिटेल में बात करूंगा। विजिबल लाइट या सनलाइट, उसके अलावा क्या बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा वाटर एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हम लोग कह दें या कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कह दिया जाए। तो ये है बच्चों फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अच्छा, अब इसी में एक दो बात और ऐड करूंगा बच्चों। सबसे पहले मैं कहूंगा कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है। ग्रीन प्लांट्स तो लिख दिया है, बट देयर आर अदर स्पेसिफिक एग्जांपल्स एज वेल। तो फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिजम्स या कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, तो एकदम बेसिक से एकदम स्मॉल ऑर्गेनिज्म से लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले कुछ बैक्टीरिया बच्चों, कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं और उन्हें क्या बोला जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, या उनका नया नाम है साइनोबैक्टीरिया। तो ये फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिजम्स है बैक्टीरिया, लेकिन फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए क्या बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे यस, बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा यहां पर क्या होगा बच्चों? दूसरे कलर से मैं लिख देता हूं, BGA लिख देता हूं शॉर्ट में, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया यहां लिख देता हूं बच्चों। दूसरा एग्जांपल सुन लीजिए बच्चों, बैक्टीरिया के अलावा कुछ प्रोटिस्टेंट्स भी हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स जैसे यूग्लिना है बच्चों, यूग्लिना डाई एटम्स, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यहां डायरेक्टली उनका नाम लिख देता हूं, यूग्लिना, डाई एटम्स। ये दो एग्जांपल्स मैंने लिख दिया, इनका नाम आपको बहुत कॉमनली याद होगा या सुना होगा आपने। और भी वैसे ऑर्गेनिजम्स है, बट अभी ये दो का नाम लिख रहा हूं। और आगे चले तो ग्रीन प्लांट्स है ना, एंड ग्रीन प्लांट्स यहां पर कह दिया जाए, एंड ग्रीन प्लांट्स। अब आप कहेंगे सर प्लांट्स तो नॉर्मली ग्रीन ही होते हैं, क्या कोई ऐसा भी प्लांट है जो हरा नजर नहीं आता है? यस स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कसकटा।
कसकटा इज अ नॉन ग्रीन प्लांट, जिसको कॉमनली क्या बोला जाता है बच्चों, अमरबेल। और वो कसकटा या अमरबेल जो है बच्चों, ये ग्रीन कलर का नहीं होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट है। जब क्लोरोफिल एब्सेंट है तो क्या वो खाना नहीं बनाते बच्चों? नहीं बनाते हैं। तो कसकटा फिर अपना खाना, एक प्लांट है तो अपना खाना कैसे ऑब्टेन करता है? वो बच्चों पैरासिटिक मोड से अपना खाना ऑब्टेन करता है। तो ये एक ऐसा भी एग्जांपल है प्लांट का जो पैरासिटिक मोड से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है। बाकी ज्यादातर प्लांट्स जो ग्रीन है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। बच्चों आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, है ना। ग्रीन प्लांट्स बार बार मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि कुछ ऐसे भी प्लांट्स है जो नॉन ग्रीन है, और जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है बच्चों, जैसे कसकटा, वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते नहीं है। ठीक है बच्चों, कौन से ऑर्गेनिज्म से जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। अब और आगे हम लोग चलते हैं, रिक्वायरमेंट्स यहां पर लिख देते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। What are the requirements of the process of photosynthesis? और इसमें से सबसे पहला रिक्वायरमेंट बच्चों मैं लाइट लिखता हूं। तो बच्चों जो लाइट की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में कुछ चीजें बहुत डिटेल में बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट जिसका वेवलेंथ 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर होता है, उसी में फोटोसिंथेसिस होती है। विजिबल लाइट में, विजिबल लाइट का रेंज क्या है बच्चों? वेवलेंथ का 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर। और यह बात भी आपको याद रखना है कि ये जो विजिबल लाइट है इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, और इस रेंज को PAR कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। सब लोगों को याद रखना है बच्चों। सबसे पहले रिक्वायरमेंट लाइट है, और यहां पर क्या कह दूं? विजिबल लाइट। विजिबल लाइट कह दिया जाए या इसी को कह दिया जाए व्हाइट लाइट, इसी को व्हाइट लाइट कह देते हैं बच्चों। और व्हाइट लाइट या विजिबल लाइट में फोटोसिंथेसिस होती है। इसका रेंज कितना होना चाहिए? 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर होना चाहिए। और इस वैरायटी या इस कैटेगरी ऑफ लाइट को हम लोग क्या कह देते हैं? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR। So this category of radiation is called as PAR, शॉर्ट में PAR कह दिया है। इसका फुल फॉर्म हम लोग लिख देते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन हम लोग इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं बच्चों, PAR। आई होप ये बात सभी को क्लियर हो गई। अभी बात खत्म नहीं हुई है बच्चों। अगर सिंगल कलर ऑफ लाइट हम लोग बात करें, व्हाइट लाइट आप सब लोग जानते हैं, ये 7 कलर्स, 7 अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट से मिलकर के बनती है व्हाइट लाइट। तो उन 7 कलर्स में से जो रेड कलर का वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मैक्सिमम होता है, और उससे थोड़ा सा कम ब्लू कलर के लाइट में होता है। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन रेड एंड ब्लू कलर ऑफ लाइट। ये बात दिमाग में पैक कर लीजिए। और अगर कहीं आपसे ऑप्शन में व्हाइट लाइट भी दे दे तो व्हाइट लाइट में तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि व्हाइट लाइट में तो 7 रंगों का पूरा मिक्सचर है बच्चों, है ना। 7 कलर्स के वेवलेंथ ऑफ लाइट उसमें एक साथ है। और अगर रेड अलग से करेंगे तो 7 में से एक है। तो अगर पॉलीक्रोमैटिक लाइट आपसे बोला जाए तो व्हाइट लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस। अगर सिंगल कलर की बात की जाए तो रेड में सबसे ज्यादा, उससे थोड़ा सा कम ब्लू कलर में, और सबसे कम फोटोसिंथेसिस ग्रीन कलर के लाइट में होगा। क्योंकि बच्चों प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं, क्लोरोफिल इज ग्रीन इन कलर, वो ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जब रिफ्लेक्ट कर रहा है, एब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, तो एनर्जी को कहां ले रहा है? वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो ग्रीन में सबसे कम फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों ये पूरा मैं आपके सामने रेंज लिख देता हूं। यहां पर क्या लिख दिया जाए बच्चों कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम किस में है। वैसे तो अगर पॉलीक्रोमैटिक लाइट लिया जाए तो व्हाइट है, और अगर सिंगल कलर की लाइट हम लोग लेते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा रेड और थोड़ा सा कम ब्लू, और लीस्ट होता है बच्चों ग्रीन कलर के लाइट। सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लीस्ट इन ग्रीन कलर, है ना, ग्रीन कलर में, और मैक्सिमम हम लोग कह देते हैं व्हाइट में, और उससे अगर मोनोक्रोमैटिक बोला जाए तो रेड में, और उसके अलावा थोड़ा सा ब्लू में। तो चलिए बच्चों यहां पर मैं ये बात लिख देता हूं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बस शॉर्ट में फोटो लिख देता हूं, फोटो एस लिख देता हूं। और इसमें क्या कह दूं? व्हाइट में सबसे ज्यादा बच्चों, उसके बाद रेड एंड ब्लू। रेड और ब्लू में आपस में आपसे कोई पूछे तो रेड में थोड़ा सा ज्यादा, और सबसे कम किसमें बच्चों? ग्रीन कलर की लाइट में फोटोसिंथेसिस होती है।
बच्चों क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अगर इस लाइट वाले पार्ट में कोई दिक्कत हो तो क्विकली पूछ लीजिए। सर प्लीज जब ब्लैक बोर्ड फुल हो जाए तो साइड हो जाए करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट बच्चों आप कभी भी ले सकते हैं या कभी भी पॉज करके, यूट्यूब वीडियो है ना तो पॉज करके ले सकते हैं। बच्चों सभी को बातें क्लियर हैं? इसमें क्या किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट्स? अगर इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। यस सर, ऑल ठीक है बच्चों। If you all do not have any doubt, let's proceed further। तो पहला रिक्वायरमेंट मैंने क्या ले लिया बच्चों? लाइट ले लिया। दूसरा रिक्वायरमेंट सुन लीजिए बच्चों, द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और ये CO2 is obtained from the atmosphere through the stomata present on the leaves। जो पत्तियों के अंदर, जो पत्तियों के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, उन स्टोमेटा को ओपन करके कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से इनटेक कर लेते हैं और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं फॉर सिंथेसाइजिंग देयर ग्लूकोज, फॉर सिंथेसाइजिंग देयर फूड। तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड, ये कहां से ऑब्टेन किया जाता है? इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू their stomata, through stomata। स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन किया जाता है। ये CO2 लिखा है बच्चों, याद रखिएगा। यही मेन रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। कहां से इंटेक किया जाता है? स्टोमेटा से। स्टोमेटा याद है ना बच्चों, दो गार्ड सेल्स, उसके बीच में स्टोमेटल अपर्चर, वहीं से सारे गैसेस का इंटेक किया जाता है, वहीं से ट्रांसपीरेशन भी होता है, वहीं से गैसेस का एक्सचेंज भी होता है। तो stomata is a common passage for gaseous exchange as well as for loss of water in the form of water vapor, that is transpiration। I hope ये बात सभी को क्लियर हो गई बच्चों। यस, एपिडर्मल लेयर में होता है, बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड रिक्वायरमेंट हमने बता दिया, क्या बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड रिक्वायरमेंट अब हम लोग देते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट हमने क्या बताया था बच्चों? वाटर। वाटर कहां से लिया जाता है? फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट हेयर्स। is obtained from the soil। कहां से बच्चों? सॉइल से ऑब्टेन किया जाता है। किसके जरिए? थ्रू रूट हेयर्स, या रूट्स के जरिए, या रूट हेयर्स के जरिए प्लांट्स पानी एब्जॉर्ब करते हैं। कहां से बच्चों? सॉइल से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ये बात भी अगर सभी को क्लियर हो गई तो लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज क्लोरोफिल। और जब क्लोरोफिल की बात आती है तो मैं ये दो बातें जरूर बताता हूं कि क्लोरोफिल ए इज अ यूनिवर्सल पिगमेंट, वो लगभग सारी ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, एक बात। और दूसरी बात, द सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम, Mg2 पॉजिटिव। ये दो बातें तो आपके दिमाग से मिस नहीं होना चाहिए। क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पिगमेंट है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पिगमेंट है, एक बात। और एक बात मैंने क्या बताया बच्चों? क्लोरोफिल ए के या कोई भी क्लोरोफिल के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन है वो मैग्नीशियम है, Mg2 पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखिएगा। तो दो बातें कहना है, एक क्या कह दूं बच्चों? क्लोरोफिल ए इज द यूनिवर्सल पिगमेंट। इसको स्मॉल ए से लिख देते हैं बच्चों कि क्लोरोफिल ए इज अ यूनिवर्सल पिगमेंट। और दूसरी बात क्या कह दी जाए बच्चों? दूसरी बात क्या कह दी जाए कि क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल के अंदर जो मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव इज द सेंट्रल मेटल आयन। और बच्चों ये बात भी बता दूं, और भी अलग अलग टाइप्स के क्लोरोफिल है। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल एज वेल। क्लोरोफिल ए तो बता दिया, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। So there are several different types of chlorophyll, but the most abundant one, या सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्लोरोफिल ए है बच्चों। ये दो बातें तो याद रखनी है। अच्छा ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के। अब हम लोग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस या मशीनरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मशीनरी। पूरे मशीनरी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, फिर उस मशीन के फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे। तो फोटोसिंथेटिक मशीनरी बच्चों, पूरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। आप सब लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है बच्चों? प्लांट्स में। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? प्लांट्स में। प्लांट्स में कहां पर बच्चों? लीव्स में।
लीव्स में कहां पर बच्चों? मीजोफिल सेल्स में, मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स के अंदर कहां बच्चों? क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहां बच्चों? दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक है स्ट्रोमा और एक है ग्रेना, या उसी को थैलाकॉइड कह सकते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो कंपोनेंट्स है, एक ग्रेना कह दिया जाए या ग्रेनम कह दिया जाए सिंगुलर, और दूसरा है स्ट्रोमा, STROMA, स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट वाला लेक्चर याद करिए, सेल वाला, उसमें ये दोनों के बारे में बताया हुआ है बच्चों। ग्रेना जो है, जो ग्रेना है या थैलाकॉइड है, इसमें होता है फोटोसिंथेसिस का एक स्टेप जिसे बोला जाता है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। और जो स्ट्रोमा है बच्चों, उसमें फोटोसिंथेसिस का दूसरा स्टेप होता है जिसे बोला जाता है डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। बच्चों ये बात आप लोगों को याद रखना है, फोटोसिंथेसिस का मशीनरी। तो कैसे आप याद रखेंगे बच्चों? फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा है? प्लांट्स में हो रहा है। प्लांट्स में कहां पर हो रहा है? लीव्स में हो रहा है। लीव्स में कहां पर हो रहा है बच्चों? लीव्स के मीजोफिल सेल्स में हो रहा है। मीजोफिल सेल्स में कहां हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहां हो रहा है बच्चों? ग्रेना एंड द स्ट्रोमा। ग्रेना में भी कहां हो रहा है बच्चों? ग्रेना के मेम्ब्रेन में जड़े हुए हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स या पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, वहीं लाइट रिएक्शन हो रहा है। और डार्क रिएक्शन कहां? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है बच्चों? ये फ्लूइड कंपोनेंट है क्लोरोप्लास्ट का। तो आई होप बच्चों ये बात सभी को समझ में आ गई। अगर यहां तक बातें सभी को क्लियर हैं तो अब हम लोग मैकेनिज्म पर जाएंगे बच्चों। वी विल बी मूविंग टू मैकेनिज्म। मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं बच्चे? हमने मीजोफिल पूरा टिश्यू वाला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया। वहां पर मैंने बताया था कि पत्तियों का जो ऊपर का और नीचे का एपिडर्मिस का लेयर होता है, उसके बीच में पूरे पैरेन्काइमेटस सेल्स भरे हुए होते हैं। वो पैरेन्काइमा के एक मॉडिफाइड सेल्स है जिन्हें बोला जाता है क्लोरेनकाइमा। और क्लोरेनकाइमा जब पत्ती में पाए जाते हैं तो उन्हें मीजोफिल सेल्स बोला जाता है। तो सिंपली ये सोच सकते हैं कि लीफ में फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल्स को मीजोफिल सेल्स कहते हैं। ठीक है बेटा। सर स्ट्रोमा एक बार और प्लीज। स्ट्रोमा बच्चों वो फ्लूइड वाला कंपोनेंट है ना क्लोरोप्लास्ट का, जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो पूरा फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम लोग स्ट्रोमा कह देते हैं। वहीं पर डार्क रिएक्शन होती है। अभी बताऊंगा डार्क रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन क्या है, सब कुछ अभी मैं बताऊंगा बच्चों। अभी तो हमने फोटोसिंथेटिक मशीनरी आपको समझा दिया कि कहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो कहां पर बच्चों? प्लांट के अंदर लीव्स में मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना एंड स्ट्रोमा, ग्रेना में लाइट रिएक्शन एंड स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। यहां तक का डिस्कशन आई होप सभी को क्लियर हो गया। अगर सभी को बातें बिल्कुल साफ हो गई हो, क्लियर हो गई हो, तो अब हम लोग और आगे चलते हैं, एक एक करके इन दोनों स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। स्टेप्स के बारे में बात करने से पहले पूरा इक्वेशन हम लोग फोटोसिंथेसिस का डिस्कस करते हैं। सभी को क्लियर है बच्चों? एक बार बता दीजिए यस सर, ओके बच्चों, है ना? ओके। एमजी का क्या मतलब होता है? सेंट्रल एमजी का मतलब कि जो मैग्नीशियम है वो सेंट्रल मेटल आयन है बच्चों, सेंट्रल मेटल आयन है। पूरा जो स्ट्रक्चर क्लोरोफिल का है ना, उसमें सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। उससे पहले फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इक्वेशन। और बच्चों फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लगता है। कितना बच्चों? 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल लगता है बच्चों। कितना? 12 वाटर मॉलिक्यूल। और 12 वाटर मॉलिक्यूल लगने के बाद हम लोग यहां पर ये दिखा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। सनलाइट ना बोलूं, PAR कह दूं तो काम चलेगा ना बच्चों? अब सब लोग जानते हैं 400 से 700 nm मतलब नैनोमीटर। और नीचे लिख दिया जाए क्या? क्लोरोफिल पिगमेंट। और क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में क्या बन जाता है बच्चों? क्या बन जाता है? C6H12O6 प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। बच्चों ये पूरा एक बैलेंस इक्वेशन है, एक सही इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का बच्चों। 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लगता है, 12 वाटर मॉलिक्यूल लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाइट लाइट या फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन या 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या क्या बन जाता है बच्चों? C6H12O6
और 6 वाटर मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज आउट होता है ना। ये एक सही इक्वेशन है। ऑलरेडी एमयू के 11th एंट्रेंस के टेस्ट में एक साल ये सवाल पूछा भी गया है। 4 ऑप्शन में 4 अलग अलग इक्वेशन से पूछा ये गया था कि कौन सा करेक्ट इक्वेशन है बच्चों, कौन सा करेक्ट इक्वेशन। आई होप यहां तक अगर बात सभी को समझ में आ गई हो तो अब हम लोग मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, 2 स्टेप्स में पूरा फोटोसिंथेसिस होता है। वन ऑफ देम इज लाइट रिएक्शन एंड द अदर वन इज डार्क रिएक्शन। तो पहले यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चों, है ना, ऐसा ही। अब वहां का पार्ट में रब कर दे रहा हूं, ये वाला पार्ट में रब कर दे रहा हूं अब, और यहां पर मैकेनिज्म ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस डिस्कस करने जा रहे हैं, और मैकेनिज्म में भी हम लोग पहले लाइट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे बच्चों, और फिर डार्क रिएक्शन के बारे में। तो क्विकली देख लीजिए बच्चों, हम लोग पहले मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, और मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो पहला स्टेप है बच्चों, द फर्स्ट स्टेप इज एक्चुअली द लाइट रिएक्शन। पहला स्टेप लाइट रिएक्शन। बहुत ध्यान से इसके बारे में सुनिएगा बच्चों। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसमें काम है। लाइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में होता है। याद रखिएगा बच्चों, why is it called light reaction? Because it occurs in the presence of light. ये लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन बोला जाता है। तो पहला ही पॉइंट क्या कह दूं बच्चों, occurs in the presence of light. In the presence of light. लाइट के प्रेजेंस में होता है। कौन सा लाइट बच्चों? अगेन PAR कहते ही बात सब लोग समझ गए। So it occurs in the presence of light. That is why it is called as light reaction. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लाइट रिएक्शन किस जगह पर होता है बच्चों? लाइट रिएक्शन ग्रैनम में या ग्रैना में या थैलाकॉइड में कह सकते हैं। और वहां पर क्या है? क्लोरोफिल है। उसी क्लोरोफिल में बच्चों फोटोसिंथेसिस होता है ना। तो याद रखिएगा, लाइट रिएक्शन इट अकर्स इन ग्रैना। ग्रैना कह दिया जाए या ग्रैनम कह दिया जाए। और वहीं पर क्या प्रेजेंट है बच्चों? वहीं पर क्लोरोफिल मौजूद है। वही क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट रिएक्शन। बच्चों क्या ये बात सभी को क्लियर है? लाइट रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। दूसरी बात क्या कह दिया? लाइट रिएक्शन किस जगह हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में तो हो रही है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में किस जगह? ग्रैनम में या ग्रैना में या थैलाकॉइड में, जहां क्लोरोफिल मौजूद है। अच्छा, दूसरी बात याद रखिएगा बच्चों, लाइट रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म हम आपको समझाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट्स। देखिए, जैसे ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है, दीज आर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट इस पर पड़ती है और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की वजह से ये एक्साइट हो जाता है। बच्चों अब एक कॉन्सेप्ट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सर अगर हम कोई पॉटेड प्लांट को रूम में लेकर आर्टिफिशियल लाइट दें तो क्या फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन अच्छा लगेगा? बिल्कुल लगेगा। आपका रिक्वायरमेंट बस ये है कि उसको PAR देना है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन देना है। और 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट आप दे रहे हैं तो बिल्कुल वो फोटोसिंथेसिस करेगा। सर वाटर भी रिलीज होता है, कहां से? इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं? यस, वाटर भी रिलीज आउट होता है। एक्चुअल में ये बच्चों एक इक्वेशन हम लोगों ने लिख दिया है, लेकिन फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। कई सारे स्टेप्स हैं, उनको एक साथ मर्ज करके हमने यहां पर लिख दिया है। बात समझ गए? तो फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, देयर आर मेनी स्टेप्स एंड ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली एग्रीगेटेड टुगेदर टू गेट अ कंप्लीट वन लाइन इक्वेशन। इस वजह से यहां पर 6 वाटर मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब ये वाली बात सुनिए, अब ध्यान दीजिए यहां पर। अब बाद में करिएगा पुराने वाले टॉपिक से क्वेश्चंस, अब यहां सुन लीजिए। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में, अच्छा एक कॉन्सेप्ट आपको मैं याद दिलवा रहा था, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। और आपने ये बात भी पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम होती है वो न्यूक्लियस के करीब वाले ऑर्बिट में होता है, और जिस इलेक्ट्रॉन के पास जितना ज्यादा एनर्जी होती है उतना आउटर ऑर्बिट में होता है। यहां पर बच्चों वही कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। जब सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाती है,
और जब एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ जाती है वो अपने ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर वाले ऑर्बिट में जंप कर जाते हैं, और अगर वो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में हो तो वो अपने ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। तो याद रखिएगा यही चीज होती है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो एक्साइट होकर के अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज आउट कर देता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स को इसने रिलीज आउट किया बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स को इसने रिलीज आउट किया, इसको कई सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स उसको एक्सेप्ट करते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एक जगह से जाकर के दूसरी जगह वो जाता है, इस प्रोसेस में बच्चों दो चीजें होती हैं, एक तो एनर्जी का सिंथेसिस होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है बच्चों। तो यहीं पर मैं दिखा दूं क्या हो जाता है बच्चों, यहां एडीपी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी। अब ये मैकेनिज्म कैसे होता है बच्चों, पूरा डिटेल में क्लास 11th में पूरा चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, वहां डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी बहुत ज्यादा डिटेल में यहां मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को पर्सनली डिस्कस करना है बहुत डिटेल में तो हमसे व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं बच्चों। अभी यहां पर हम लोग इसी लेवल को लेकर के चलेंगे। तो क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, जब एनर्जी बढ़ गया इलेक्ट्रॉन का तो बाहर निकल गया, बाहर निकलने के बाद उसको दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ने एक्सेप्ट किया, और रास्ते में जो उसकी एक्सेस एनर्जी थी वो रिलीज हुई, उस एक्सेस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एडीपी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी। अच्छा, ये जो फाइनली इलेक्ट्रॉन्स निकल करके जा रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को फिर एक्सेप्ट करता है एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है NADP, और ये इलेक्ट्रॉन को तो एक्सेप्ट करता ही है, प्लस H+ को भी एक्सेप्ट करता है, 2H+ को। प्लस अगर ये वैल्यू हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन कह दें, अभी बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कह दे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं, 2H+ यहां से आ रहे हैं, NADP उसको एक्सेप्ट करके NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता है, NADPH2। बच्चों यहां पर हमें दो चीजों को याद रखना है कि लाइट रिएक्शन में दो चीजें बनती हैं। कौन सी दो चीजें, एक तो यहां दिखाया ATP और दूसरा यहां दिखाया NADPH2। बस आपको ये दो बातें याद रखनी है कि लाइट रिएक्शन में एटीपी का सिंथेसिस होता है और NADPH2 का सिंथेसिस होता है। एटीपी का फुल फॉर्म तो आप जानते हैं, NADP का मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूं, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म मैं कहीं पर लिख देता हूं बच्चों, यहां या चलिए इसको मैं यहीं पर लिख देता हूं। NADP इज एक्चुअली निकोटीन अमाइड, ये मॉलिक्यूल है बच्चों, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म अगर याद रखना है बच्चों तो ये याद रख सकते हैं। इसका काम क्या है, ये डार्क रिएक्शन में आगे अगले स्टेप में काम करेगा। तो अभी ये बनाया जा रहा है ताकि अगला स्टेप जो डार्क रिएक्शन है उसमें ये काम करेगा। तो अभी दो चीजें बनी हैं फिलहाल, एक तो ATP और एक NADPH2। NADPH2 क्या है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ATP क्या है बच्चों, आपको पता है एनर्जी करेंसी है। दो चीज अभी मैंने बताया, अभी पूरी बात सुन लीजिए, फिर आगे हम लोग पूछेंगे क्या चीज, क्या सवाल है आपके, अभी ध्यान दीजिए यहां पर। अच्छा बच्चों, अब एक बात और समझिए, आप कहेंगे सर अगर क्लोरोफिल में से ऐसे दिन भर इलेक्ट्रॉन निकलते चले जाएंगे तो एक टाइम के बाद तो क्लोरोफिल खाली हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेंगे। तो बच्चों उसको इलेक्ट्रॉन पहुंचाने के लिए एक स्टेप और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, पहले यहां पर इक्वेशन दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए 2 H2O मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट हो जाता है 4 इलेक्ट्रॉन में प्लस 4 H+ में प्लस एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहां से रिलीज आउट होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, अच्छा अगर इसको एक ही वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन दिखाए तो आपके हिसाब से ये सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी, 2 इलेक्ट्रॉन 2 H+, और यहां पर बस आधा वाटर मॉलिक्यूल दिखाना पड़ेगा, हाफ वाटर। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर निकले, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल के रिक्वायरमेंट जो क्लोरोफिल से निकल करके गया था उसको बैलेंस कर देते हैं। जो यहां पर 2 H+ निकला, ये H+ इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है NADPH2 को बनाने के लिए, और ये वो वही ऑक्सीजन है जो आप लोग पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन इज बीइंग इवॉल्व्ड आउट।
ये बच्चों कई बार पूछा गया हुआ सवाल है कि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, निकलता है, उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है वाटर। वाटर का यहां पर लाइट के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो रहा है बच्चों, वाटर का लाइट के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो रहा है। इसी को क्या बोला जाता है? फोटोलिसिस कहते हैं या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। बच्चों इस बात को अभी फिर से एक बार सुनाऊंगा, बहुत ध्यान से यहां पर सुनिए, समझिए, कोशिश करिए बच्चों। सबसे पहली बात हमने बोला लाइट रिएक्शन सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में होती है, इसीलिए उसका नाम लाइट रिएक्शन है। दूसरी बात बताई ये ग्रेना या ग्रैनम या थैलाकॉइड में होता है। तीसरी बात हमने बताई इस प्रोसेस में लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल एब्सॉर्ब करता है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, रिलीज आउट हो जाते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एक्सेप्ट करते हैं और फाइनली उसको NADP एक्सेप्ट कर लेता है। इस पूरे रास्ते के इस पूरे प्रोसेस में ATP बन जाता है और प्लस वो जो इलेक्ट्रॉन गया है और H+ मिल करके NADP NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो क्लोरोफिल है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए वाटर का ब्रेकडाउन होता है और वाटर के ब्रेकडाउन से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं फाइनली क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। और क्लोरोफिल का वो इलेक्ट्रॉन का कमी भी पूरा हो गया। ये जो H+ निकला वो H+ NADPH2 के बनाने में इस्तेमाल हो गया और ये वही ऑक्सीजन है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इवॉल्व होता है। बच्चों अब यहां तक के बात में अच्छा एक लास्ट बात और बोल देता हूं, फिर आपके सवाल में ले लूंगा, सुनिएगा बच्चों। तो पूरे लाइट रिएक्शन के प्रोसेस का जो आउटपुट है, ये एंड प्रोडक्ट है, वो तीन चीजें ATP, NADPH2 and oxygen. ATP, NADPH2 and oxygen. ATP, NADPH2 and oxygen. These are the three end products of the light reaction. तो क्या क्या है बच्चों, क्या क्या है एंड प्रोडक्ट्स लाइट रिएक्शन के? एक तो ATP, दूसरा क्या बच्चों NADPH2 एंड ऑक्सीजन। ये तीनों क्या है बच्चों? ये तीनों एंड प्रोडक्ट्स हैं किसके बच्चों? ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट्स लाइट रिएक्शन। अब बताइए बच्चों किसी को कोई सवाल हो? अब मैं आपके सवाल देख लेता हूं चैट बॉक्स में, क्विकली अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे वाले टॉपिक पढ़ेंगे। फोटोलाइसिस लाइट रिएक्शन से पहले होता है? नहीं, लाइट रिएक्शन के दौरान होता है, उसी टाइम में होता है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब कोई चीज ऐसी नहीं है पहले हो रही है, वो सब एक साथ हो रही है। सर ये हाइड्रोजन कहां से आया? बताया तो बच्चों, ये H2O जो है ना, जब ये टूटेगा लाइट के प्रेजेंस में टूटेगा, इसीलिए फोटोलाइसिस बोले। फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब टूटना। तो लाइट के प्रेजेंस में वाटर टूटा, दो इलेक्ट्रॉन बना, दो H+ बना और ऑक्सीजन निकला। तो ये जो H+ यहां से निकला वो NADP के साथ कंबाइन किया और NADPH2 बना लिया। प्लस जो इलेक्ट्रॉन पीछे से आ रहा था, क्लोरोफिल से आ रहा था, उस इलेक्ट्रॉन को भी NADP ने एक्सेप्ट करके NADPH2 बना लिया। और कोई सवाल पूछिए बच्चों। नो डाउट सर, फोटोलाइसिस से आया, बिल्कुल सही बात है, फोटोलाइसिस से आया। सर आर्टिफिशियली फोटोलाइसिस पॉसिबल है? हाँ, क्यों नहीं पॉसिबल है भाई। जो आपने पढ़ा होगा कि वाटर का ब्रेकडाउन कई तरीके से कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस, यस पॉसिबल है। सर ये क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन है या H2O का? कौन सा? ये क्लोरोफिल का है, लेकिन क्लोरोफिल के अंदर जो कमी पूरी हुई, उस कमी को वाटर के इलेक्ट्रॉन ने फुलफिल किया। अब ऐसा नहीं कह सकते, हो सकता है इस बार जो वाटर से इलेक्ट्रॉन गया क्लोरोफिल में, हो सकता है अगले वाले साइकिल में वही वाला इलेक्ट्रॉन आगे NADPH2 में लग रहा हो। बात समझ रहे हैं? वो मतलब कोई उसको ट्रेस नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को टैग करना या ट्रेस करना मुश्किल होता है। ठीक है बच्चों, अगर यहां तक बच्चों सभी को बातें समझ में आ गई, तो बच्चों लाइट रिएक्शन में तीन बातें आपको याद रखनी है। क्या क्या तीन बातें? पहली बात, ये कहां पर, ये लाइट के प्रेजेंस में होता है और ग्रेना या थैलाकॉइड या ग्रैनम में होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों क्या? कि लाइट एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल टू सिंथेसाइज ATP एंड NADPH2। और तीसरी बात क्या? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है जिससे ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो यहां पर एक बहुत बढ़िया बात, 11th एंट्रेंस में 2 बार ये सवाल पूछा जा चुका है और मेडिकल एंट्रेंस में कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि बताओ बच्चों फोटोसिंथेसिस के
प्रोसेस में जो ऑक्सीजन निकलता है, ये जो ऑक्सीजन निकल करके बाहर आया, ये ऑक्सीजन कहां से आया? तो आपको वन गो में बोलना है, इट कम्स फ्रॉम वाटर। नॉर्मली बच्चों ऐसा क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि बचपन से छोटे बच्चों को रटाया जाता है कि भाई देखो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट CO2 लेते हैं और O2 बाहर निकालते हैं। तो बच्चों के दिमाग में पहले से कॉन्सेप्ट बन जाता है, अच्छा प्लांट्स ने CO2 लिया, उसमें से कार्बन रख करके ग्लूकोज बना लिया और जो ऑक्सीजन टूटा उसी को बाहर कर दिया, और उनको ऐसा लगने लगता है कि ये जो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है ये CO2 का टुकड़ा टूट करके निकल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रूव हो गया आपके सामने बच्चों, ऑक्सीजन कहां से निकल रहा है? वाटर से निकल रहा है। तो आपको बोलना है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बाहर रिलीज आउट हो रहा है उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स वाटर है बच्चों, वाटर। बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है बच्चों। यहां पर याद रखिएगा, यहां पर ये वर्ड, ये बात मैं लिख देता हूं कि सोर्स ऑफ water, source of oxygen during photosynthesis is water, है ना। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन का सोर्स है वो क्या है बच्चों? वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जो ऊपर बताई वो बातें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फाइनली ये दो बातें, ये एंड प्रोडक्ट है क्या है लाइट रिएक्शन का, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी तो पूरा प्रोसेस हमने समझाएंगे। अच्छा, अगर यहां तक बात सभी को क्लियर हो गई, अगर यहां तक सभी को बात क्लियर हो गई, तो अब हम डार्क रिएक्शन भी आपको समझाने चलते हैं। अभी 5-7 मिनट बचा हुआ है, उसमें डार्क रिएक्शन कवर कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत ही केयरफुली उसको इस पार्ट में मैं लिखूंगा बच्चों, तो आप चाहें तो उसका स्नैपशॉट ले लें क्विकली, हम इसको रब करने जा रहे हैं। सर CO2 का क्या डार्क रिएक्शन होता है? यस, इन्वॉल्वमेंट डार्क रिएक्शन है, तो वहीं पर वो यूज होता है। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं रब कर देता हूं और इस तरफ हम लिखने जा रहे हैं डार्क रिएक्शन। बच्चों डार्क रिएक्शन का नाम ही मिसलीडिंग है, उसका नाम ही गड़बड़ है, उसका नाम ही उसके बारे में एक मिसकॉन्सेप्शन पैदा कर रहा है। डार्क रिएक्शन का नाम सुनते ही आधे बच्चे, लगभग सभी बच्चों को यह लग गया होगा कि अच्छा डार्क रिएक्शन तो डार्कनेस में होता है, लाइट के एब्सेंस में होता है, इसलिए उसका नाम डार्क रिएक्शन। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डार्क रिएक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ डार्कनेस, वो तो जनरली दिन के वक्त ही हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि डार्क रिएक्शन actually is independent upon light, directly dependent नहीं है ना। वो दिन के वक्त भी हो सकता है, वो रात के वक्त भी हो सकता है। तो याद रखिएगा यहां पर क्या कह दिया जाए, डार्क रिएक्शन is actually can occur, वैसे दिन के वक्त ही होता है मेनली, can occur both during डे एंड नाइट। दिन के वक्त भी हो सकता है और रात के वक्त भी हो सकता है। वैसे दिन के वक्त ही होता है, नॉर्मली दिन में ही होता है बच्चों, है ना। याद रखिएगा, इट कैन अकर ड्यूरिंग नाइट ऑल्सो, आई मीन इन द एब्सेंस ऑफ लाइट ऑल्सो। बस उसको जो चाहिए वो मिलना चाहिए, उसको डायरेक्टली लाइट नहीं चाहिए। लाइट रिएक्शन का हाँ प्रोडक्ट चाहिए हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली लाइट नहीं चाहिए डार्क रिएक्शन। अच्छा ठीक है बच्चों, दूसरी बात सुनिए, डार्क रिएक्शन किस जगह होता है? यहीं पर अभी लिखा था बच्चों, किसमें, किस जगह पर होता है? स्ट्रोमा में, जो फ्लूइड वाला कंपोनेंट है वहां डार्क रिएक्शन होता है। तो क्या कह दूं, डार्क रिएक्शन अकर्स इन द स्ट्रोमा। ये किस जगह पर होता है बच्चों? ये स्ट्रोमा में होता है, अकर्स इन द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा समझ गए ना बच्चों, फ्लूइड कंपोनेंट। अच्छा, अब आप सवाल पूछ सकते हैं सर क्यों, why only in the stroma, why not in the grana? The answer is quite simple, क्योंकि डार्क रिएक्शन होने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम चाहिए होती है, और उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को। बच्चों रुबिस्को सिर्फ स्ट्रोमा में मौजूद है, इसलिए डार्क रिएक्शन सिर्फ स्ट्रोमा में होता है। बच्चों ये बात याद रखिएगा, क्या हमने कह दिया, इट अकर्स इन द स्ट्रोमा। व्हाई? बिकॉज रुबिस्को कहां पर है बच्चों? रुबिस्को कहां पर है? रुबिस्को इज प्रेजेंट, कहां पर प्रेजेंट है? इन स्ट्रोमा।
और ये रुबिस्को का नाम आते ही एक बात तो दिमाग में बैठा लीजिए, प्रिंट कर लीजिए कि इस अर्थ पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एंजाइम रुबिस्को है। पूरे प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एंजाइम रुबिस्को है। और अगर एनिमल्स में बोला जाए तो रुबिस्को आंसर नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास रुबिस्को थोड़ी होता है, हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस थोड़ी है, हमारे अंदर कोलेजन प्रोटीन। बताया था ना बच्चों पिछले टर्न्स पर, याद रखिएगा। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये बात याद रखिएगा। रुबिस्को कहां है? स्ट्रोमा में। और यही रुबिस्को बच्चों फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करेगी। तीसरी बात सुन लीजिए बच्चों, ये जो डार्क रिएक्शन है स्ट्रोमा में हो तो रही है, लेकिन ये एक साइक्लिक प्रोसेस के फॉर्म में हो रही है। और उस साइकिल को पहले बार डिस्कवर किया था कैल्विन ने, CALVIN, मेल्विन कैल्विन। इसी वजह से इस साइकिल को कैल्विन साइकिल कहते हैं या C3 साइकिल भी कहते हैं। बच्चों ये बात मैं यहीं पर कह दूं, इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ साइकिल, इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ साइकिल। ये किस फॉर्म में होती है बच्चों? साइकिल के फॉर्म में। उसे क्या कहते हैं? कैल्विन साइकिल। क्योंकि साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया था ये साइकिल, उनका नाम था मेल्विन कैल्विन। कैल्विन साइकिल इसीलिए कहते हैं कैल्विन साइकिल। एंड C3 साइकिल, C3 मतलब 3 कार्बन। एक्चुअल में इस पूरे साइकिल में जो पहला स्टेबल कंपाउंड है वो 3 कार्बन का है, और उस 3 कार्बन का मॉलिक्यूल का नाम है PGA। वो हायर क्लास में पढ़ेंगे, अभी आप बस नाम याद रख लीजिए। इसे C3 साइकिल कहते हैं, इसे कैल्विन साइकिल कहते हैं। तो अगर आज के बाद आपसे कोई पूछ ले, बताओ बच्चों डार्क रिएक्शन में कौन सी साइकिल चलती है, आप कहेंगे कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल। आपसे कोई पूछ ले, बताओ बच्चों प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल किस जगह होता है, आपका आंसर क्या होगा बच्चों? स्ट्रोमा में। आपसे पूछ लिया जाए डार्क रिएक्शन में कौन सी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है, रुबिस्को। सबसे अबंडेंट एंजाइम इस अर्थ पर प्लांट किंगडम में कौन सी है, आपका आंसर होगा रुबिस्को। बच्चों बताओ, क्या कोई यहां तक कोई डाउट है बच्चों? कोई बात नहीं, आप सेल वाला चैप्टर पीछे जाकर के पढ़ लीजिएगा। यस ठीक है बच्चों। अब और आगे हम लोग चलते हैं बच्चों। अब इस साइकिल का एक सिंपल सा मैं आउटलाइन आपको बता देता हूं कैल्विन साइकिल का। इसमें होता क्या है देखिए बच्चों, इसमें होता यह है कि बाहर से आता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। बाहर से आता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। यहां पर एक एंजाइम मौजूद है जिसका नाम है रुबिस्को। इस एंजाइम का नाम है रुबिस्को। ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज होकर के बना देता है C6H12O6 मॉलिक्यूल, और वापस से जो बचा हुआ मटेरियल है उस साइकिल में फिर से एंटर कर जाता है। इसी साइकिल को हम लोग कैल्विन साइकिल कहते हैं। इसी साइकिल को कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल कह देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को इज कन्वर्टेड इनटू C6H12O6 मॉलिक्यूल। और बच्चों अगर इसको एक लाइन में लिखना हो, सिंपल सा एक स्ट्रेट स्टेटमेंट में लिखना हो, तो मैं डायरेक्टली ये बात कह दूंगा बच्चों, ये जो डार्क रिएक्शन है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम। बस एक लाइन में पूरी बात खत्म कर दिया, पूरा टॉपिक खत्म कर दिया। क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड इज reduced into C6H12O6 in the presence of रुबिस्को। अच्छा एक और बात रह गई बच्चों, क्या कि जो लाइट रिएक्शन में 2 चीजें बनी थी, रॉ मटेरियल जो बना था वहां पर क्या क्या, एक तो ATP बना था और दूसरा क्या चीज बना था बच्चों, NADPH2। ये दोनों चीजें अब आपके सामने आ गई। लाइट रिएक्शन में ये दोनों इसलिए बनी थी ताकि डार्क रिएक्शन के करवाने में मदद करें। तो डार्क रिएक्शन में ATP और NADPH2 लग रहा है, वो ATP NADPH2 आ कहां से रख रहा है बच्चों, वो लाइट रिएक्शन से आ रहा है, लेकिन लग कहां रहा है, डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन को हम लोग एक लाइन में कैसे हमने कह दिया बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को। और भी कहते हैं बच्चों रुबिस्को और क्या, CO2 और क्या बच्चों, ATP एंड NADPH2, है ना, ये ऑफ लिखा है ऊपर, ATP एंड NADPH2। अगर एक स्टेटमेंट में पूरी बात याद रखनी है तो बस इतनी बात काफी है
लेकिन अगर आपको पूरा प्रोसेस याद रखना है तो ये सब कुछ याद रख सकते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, डार्क रिएक्शन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड into glucose molecule in the presence of Rubisco, carbon dioxide, ATP, NADPH2। और ये बात भी याद रखिएगा बच्चों, कितने कार्बन डाइऑक्साइड लगते हैं? 6 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड एक साइकिल में लगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 साइकिल में लगे। तो कभी कभी सवाल ऐसा भी पूछ लिया जाता है, बताओ बच्चों एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनने के लिए कितना साइकिल C3 साइकिल चली है, या केल्विन साइकिल की कितनी साइकिल चली है? आपका आंसर क्या होगा बच्चों? 6 साइकिल। तो यहां पर आप याद रख सकते हैं 6 turns of C3 cycle for one glucose molecule। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बनने के लिए कितना बच्चों? 6 टर्न चलेगी क्या? केल्विन साइकिल या C3 साइकिल। या कह सकते हैं कितना कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा? 6 कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बनने में। बच्चों अब यहां तक बता दीजिए, अगर कोई डाउट हो तो क्विकली पूछ लीजिए, है ना? जो भी डाउट हो यहां तक की बात में, सर कैन यू प्लीज एलैबोरेट द एंड प्रोडक्ट और गो अगेन इन द साइकिल। एंड प्रोडक्ट ATP, NADPH2 और ऑक्सीजन है। उसमें से ऑक्सीजन तो इवॉल्व हो जाता है, जो ATP और NADPH2 है वो इस साइकिल में लग जाता है। अब कैसे लगता है, किस स्टेप में लगता है, वो सब क्लास 11 में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। कई सारे स्टेप्स हैं, अभी वो सारे स्टेप हम लोग इस पॉइंट पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट बच्चों? आज के क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। अगर आज यहां तक कोई डाउट हो तो क्विकली पूछ लीजिए बच्चों। हमने क्लास 10th का नया चैप्टर स्टार्ट किया है उन स्टूडेंट्स के लिए, खास करके जो जामिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना? स्पेशली उन लोगों की डिमांड पर ही ये किया है, क्योंकि उनके यहाँ सिर्फ क्लास 10th के चैप्टर्स आ रहे हैं। तो इसलिए बच्चों क्लास 10th के चैप्टर से स्टार्ट कर दिया है अब हमने। सर डज C3 साइकिल हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? यस भाई, C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड ही तो लग रही है, बगैर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कैसे हो जाएगी C3 साइकिल या केल्विन साइकिल? क्यों कहते हैं C3? क्योंकि पहला स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का होता है। जो इस पूरे साइकिल में पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है ना, उसका नाम है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसीलिए साइकिल का नाम C3 साइकिल है। सर ऑफलाइन क्लास कब से शुरू होगी? बेटा कोई आइडिया नहीं है, बट उम्मीद करिए 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगी। साइकिल एक बार और रिपीट हो करिएगा सर। साइकिल में कुछ खास नहीं बताया, बस ये बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड आता है रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में, ATP और NADPH2 के प्रेजेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाता है, जो बचा मटेरियल वापस से साइकिल में आ जाता है। सर शाम का टाइम थोड़ा बढ़ा दीजिए, नमाज नहीं हो पाती। ठीक है बेटा, सोचेंगे इस बारे में। सर एंड प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, एंड प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इज C6H12O6। C6H12O6 सर NADP क्लोरोप्लास्ट में होता है। यस, NADPH2 क्लोरोप्लास्ट में बनता है और वो डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। यस, एंट्रेंस की भी बच्चों जब खुलेगा तो होपफुली हम लोग एंट्रेंस के बैच भी लॉन्च करेंगे ऑफलाइन क्लासेस में खुलने के बाद। द एंड प्रोडक्ट विच गो अगेन इन द साइकिल, जो साइकिल में फिर बनता है वो RUBP है, राइबुलोस 1,5-बिसफॉस्फेट। ऑफलाइन चलेगी तो दूर के बच्चे वो ऑनलाइन पढ़ते रहेंगे बच्चों, ऑनलाइन का कोर्स चलते रहेगा। चलिए बच्चों ठीक है, आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं स्टूडेंट्स, है ना? आज हम लोग यहीं पर डिस्कशन खत्म करते हैं। अगर किसी को है ना, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप बाद में पूछ लीजिएगा। आज के डिस्कशन को एंड करते हैं स्टूडेंट। ठीक है बच्चों, गुड बाय, अल्लाह हाफिज टू एवरीबॉडी।